हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके लिए अगली वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पिछले वीडियो में सेक्शन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9। बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट जरूर खोल के बैठें, जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना चाहता हूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल पे सेट कर दो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं सेक्शन 6 की। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 6 में क्या दिया है। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 5 तक कवर किया था और सेक्शन 5 में हमने देखा था कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस कब किया जाता है। ठीक है ना, मतलब प्रतिसंहरण प्रस्ताव का और स्वीकृति का प्रतिसंहरण कब किया जाता है। अब सेक्शन 6 में हम देखेंगे कि रिवोकेशन हाउ मेड, प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल इज रिवोक्ड कब, इसकी 4 कंडीशन है कब कब रिवोकेट किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू अदर पार्टी। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि प्रपोजल को कब रिवोकेट किया जा सकता है, मतलब कब उसका प्रतिसंहरण किया जा सकता है प्रस्ताव का। तो नोटिस देकर, ठीक है, नोटिस देकर दूसरे पार्टी को, मतलब जो एक्सेप्टर है उसको नोटिस देकर किसको, प्रपोजल को रिवोकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है कि बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। देखिए जब मान लीजिए प्रपोजर जो है वो प्रपोजल करता है, जो प्रस्तावक है वो प्रस्ताव रखता है किसी चीज़ के लिए, तो उसमें कुछ टाइम प्रिस्क्राइब है कि आपको इतने दिन के अंदर इसको स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो जब उसमें टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा, तो फिर अगर जो एक्सेप्टर है वो जो कंडीशन दी है, जो टाइम प्रिस्क्राइब दिया हुआ है कि आप इतने दिन के अंदर को आपको स्वीकार करना है, तो अगर उसने उतने दिन के अंदर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो प्रपोजल जो होगा वो रिवोकेट माना जाएगा, उसका प्रतिसंहरण हो जाएगा प्रस्ताव का। क्लियर है? इसी के आगे देख लेते हैं। इफ़ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, मान लीजिए कि प्रपोजल में कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को बोला कि मुझे घर बेचना है, बी ने बोला मुझे लेना है। तो बी ने कोई टाइम नहीं रखा कि हाँ मुझे परसों तक घर बेचना है, अगर लेना है तो परसों तक संपर्क करें। तो इसमें क्या है, इस प्रपोजल में बी ने अगर मान लीजिए टाइम नहीं रखा, बस इतना बोल दिया कि मुझे घर बेचना है, तो रीजनेबल टाइम, मतलब एक रीजनेबल टाइम होता है, एक मतलब उचित समय होता है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर रीजनेबल टाइम, उचित समय के अंदर जो एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, देन ऑल्सो इट विल बी सेड दैट इट इज रिवोकेटेड। ये समझा जाएगा कि जो प्रपोजल है उसका प्रतिसंहरण कर दिया गया है। तो पहली कंडीशन नोटिस के द्वारा, दूसरी कंडीशन समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी सेक्शन 6 से में ही आपको बताया था 4 कंडीशन है, तो 2 पढ़ लिया। अब तीसरी कंडीशन देखिए कि बाय द फेलर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि प्रपोजर ने प्रपोजल जब रखा उसके सामने, एक्सेप्टर के सामने, तो उसमें उसने कुछ कंडीशन रखी। कंडीशन मतलब कुछ शर्तें रखी कि आपको घर तो मुझे बेचना है, मगर आपको घर लेना है, तो उसमें कुछ शर्तें रख दी कि ऐसे मुझे घर बेचना है। तो अगर एक्सेप्टर ने उस कंडीशन को पूरा नहीं किया, इफ एक्सेप्टर डजंट कंप्लीट द कंडीशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, देन ऑल्सो इट विल बी सेड दैट द प्रपोजल इज रिवोकेटेड। तब भी यह समझा जाएगा कि जो प्रस्ताव है उसका प्रतिसंहरण हो गया। ठीक है, मतलब कि जब एक्सेप्टर जो कंडीशन प्रस्ताव में दी गई है उसको कंप्लीट नहीं करता या उसको फुलफिल नहीं करता, उसको पूर्ण नहीं करता, तो क्या माना जाएगा कि जो प्रपोजल है उसका रिवोकेशन हो चुका है। ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि बाय द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। मान लीजिए कि ए ने बी को प्रपोज कर दिया मतलब कि घर बेचने के लिए उसने प्रस्ताव रख दिया कि मुझे घर बेचना है। अब इधर प्रपोजर की मौत हो गई,
ए की जो है वो डेथ हो गई बाय द डेथ और इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, ठीक है। तो प्रपोजल करने के बाद मान लीजिए ए की मौत हो गई या फिर पागल हो गया वो, तो इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर जो बी है उसको पता चल जाता है कि मतलब एक्सेप्टेंस करने से पहले, मतलब उसको स्वीकार करने से पहले अगर बी को पता चल जाता है कि ए पागल हो चुका है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा, प्रपोजल रिवोकेट हो जाएगा। समझ गए। तो ये थे सेक्शन 6 में बताया गया है कि रिवोकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 कंडीशन है, पहली मैंने आपको बता दी नोटिस के द्वारा, दूसरी जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है वो उसमें करना है, अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया है तो फिर रीजनेबल टाइम में करना है, ठीक है। और तीसरा क्या था कि अगर कुछ कंडीशन दी गई हैं प्रपोजल के अंदर, तो अगर एक्सेप्टर जो होता है उसको फेल हो जाता है उसको फुलफिल करने में, देन ऑल्सो इट विल बी सेड दैट द रिवोकेशन इज प्रपोजल इज रिवोकेटेड। और चौथा क्या है कि अगर डेथ हो जाती है या फिर प्रपोजर की इंसैनिटी, डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, तो अगर बी को नॉलेज में आ जाता है, सेकंड पार्टी को उस नॉलेज में आ जाता है कि उसकी डेथ या फिर वो पागल हो गया है, तो रिवोकेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन 7। और सब सेक्शन 7 क्या बोलता है कि देखिए अब थोड़ा हमको पिछला रिवाइज करना पड़ेगा। हमने सेक्शन 2B में पढ़ा था कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, मतलब कि जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो अब देखिए प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, पहला पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए लिखा है ना कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट प्रपोजल को कन्वर्ट करने के लिए प्रॉमिस में एक्सेप्टेंस को क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि क्लियर वर्ड में लिखा हो, मतलब कि अगर ए प्रपोजल रखता है बी के सामने तो जो उसने प्रपोज किया है तो क्लियर वर्ड में हो, शुद्ध शब्दों में हो, जिससे कि सेकंड पार्टी को वो चीज़ समझ में आ जाए कि प्रपोजल में क्या लिखा है। क्लियर है। अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन ना दी गई हो। तो ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इसी के अंदर सेक्शन 7 के अंदर दूसरा क्या है कि बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब देखिए जो एक्सेप्टेंस होता है वो हमेशा एक रीजनेबल मैनर में, मतलब कि एक उचित मैनर में, एक अच्छे मैनर में काम किया जाता है। लेकिन अब मान लीजिए इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब अ मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। अब मान लीजिए ए ने बोला कि मुझे घर बेचना है, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रख दी कि अगर आपको घर लेना है तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, उसने कुछ शर्तें रख दी, ठीक है ना। ए ने बी से बोला कि मुझे घर बेचना है और ए ने कुछ शर्तें रख दी बी के लिए कि अगर आपको घर लेना है तो यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन। तो जब बी उन कंडीशन को फुलफिल कर देगा तब एक्सेप्टेंस ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो नहीं माना जाएगा। क्लियर है। चलिए ये सेक्शन 7 हो गया, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सेक्शन 8 में बढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। अब देखिए क्या बोला गया है कि परफॉर्मिंग मतलब उसको जो कंडीशन दी गई है उसको परफॉर्म करना, मतलब उसको उस तरह का काम कर देना। देखिए क्या बोला गया है सेक्शन 8 के अंदर, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, मतलब कि प्रपोजल में जो कंडीशन दी गई है अगर उसका परफॉर्मेंस कर दिया जाता है एक्सेप्टेंस के द्वारा या फिर उसको कंसिडरेशन मिल जाता है, ठीक है, तो प्रपोजल क्या हो माना जाएगा, एक्सेप्टेंस माना जाएगा, मतलब उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब कि प्रपोजल में अगर कोई भी कंडीशन दी गई है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, ए ने बोला मुझे बी से कि मुझे घर बेचना है। अब ए ने कुछ कंडीशन दी है कि अगर आपको घर लेना है तो आपको पहले मेरे बैंक में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन है। तो अगर बी 1,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है तो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो कंडीशन को परफॉर्म नहीं कर रहा है जो ए बोल रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है। या फिर कुछ उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, कंसिडरेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कैसे, जैसे मान लीजिए ए ने बोला कि मुझे घर बेचना है,
मुझे बोला कि मुझे 3 लाख में मुझे घर बेचना है, बी ने बोला कि मुझे घर, मैं पैसे 3 लाख दे दूंगा, मुझे घर दे दो। तो दोनों के लिए क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई। अब ए को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं और बी को घर मिल रहा है। तो रेसिप्रोकल का प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है। तो यही सेक्शन 8 था। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार आप अपने से भी पढ़ोगे और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पहली बार में तो आप वीडियो को थोड़ा शुरू से एक बार और देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। चलिए अब लास्ट देखते हैं, सेक्शन 9 को देख लेते हैं। ये भी सेक्शन 9 बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ठीक है। वचन जो होता है अभिव्यक्ति और विवक्षित कब होता है, तो देखिए इन सो फॉर एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मेड इन वर्ड, मतलब कि कोई भी प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस का प्रॉमिस जो है वो शब्दों में किया जाए, बोल कर किया जाए, वर्ड में किया जाए, तो फिर उसको प्रॉमिस को एक्सप्रेस माना जाएगा। जैसे आम बोलचाल भाषा में भी हम बोलते हैं कि उसने एक्सप्रेस किया। अब एक्सप्रेस करेंगे तो समझ रहे हैं ना कि बोलचाल की भाषा में, या उसने बता दिया। जब वो किसी वर्ड में उसको प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को या उसके प्रॉमिस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उस प्रपोजल को क्या बोला जाएगा कि एक्सप्रेस बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही प्रपोजल या एक्सेप्टेंस का प्रॉमिस अदर देन इन वर्ड, मतलब वर्ड के अलावा, मतलब लिख कर किया जाता है, तो उसको इम्प्लाइड बोला जाएगा। क्लियर है कि अगर बोलकर शब्दों में किया जाता है तो उसको एक्सप्रेस बोलेंगे, ठीक है, और अगर शब्दों के अलावा किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो आज देखिए हमने सेक्शन 6, 7, 8, 9 कवर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ है तो फिर वीडियो को एक बार देखिए, जरूर समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अब अगली वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही चैप्टर 2 से लेके आएंगे, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 10, 11, 12 बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चलिए धन्यवाद।